बागपुर नाम का एक गांव था जिसके इर्द गिर्द सिर्फ नदियां थीं। इस गांव के सामने ही ज्ञानपुर नाम का गांव था। बागपुर में स्कूल न होने की वजह से वहां के बच्चे हर दिन नाव से नदी पार करके ज्ञानपुर में आया करते थे, जहां पर एक ज्ञानपुर हाई स्कूल नाम का एक स्कूल था। उस स्कूल में रियान नाम के एक टीचर पढ़ाते थे, जिन्होंने अपनी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से की थी। तो बच्चों याद रखना, हम पहले बंदर थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम बड़े हुए और हम इंसान बन गए। लेकिन सर, मेरे अब्बू तो कहते हैं कि हम पहले से ही इंसान थे, हमें ऊपर वाले ने खुद अपने हाथों से बनाया है। तुम्हारे अब्बू इसीलिए कहते हैं बेटा, क्योंकि उन्हें ये बात पता ही नहीं है। इस दुनिया में ऊपर वाला है ही नहीं, ये तो गए हजारों सालों से बनती आ रही है अपने साइंस के हिसाब से। और कोई सवाल बेटा? नहीं सर। रियान हर दिन देखता था कि बच्चे दिन ब दिन स्कूल कम आ रहे हैं, खासकर पास के गांव बागपुर से। रियान नाव में बैठकर बागपुर आ जाता है ताकि वो जान सके कि ऐसा क्या है जिस वजह से बागपुर के बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। रियान को एक बच्चा नजर आता है जो कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था। वो बच्चा अपने पापा के साथ ईंटों और रेत में काम कर रहा था। बेटा, तुम बहुत दिनों से स्कूल नहीं आए हो। नहीं आएगा हमारा बेटा, यहाँ खाना खाने के लिए पैसा नहीं है और नाव से स्कूल भेजने के लिए पूरे दिन की कमाई हम कैसे दे दे? लेकिन बच्चों की पढ़ाई भी तो जरूरी है ना। नहीं हो पाएंगी सर जी, हमें माफ कर दीजिए। मेरा बच्चा मेरी ही तरह अब मजदूर बनेगा इसी कस्बे में। जब रियान ये सब देखता है तो उसका दिल टूट जाता है और इस बात को लेकर वो बागपुर के प्रधान के पास पहुंचता है और उनसे कहता है, इस कस्बे में अब तक स्कूल क्यों नहीं बना है? बच्चे एक कस्बे से दूसरे कस्बे में इस बहती नदी को गुजरना पड़ता है। नहीं बनेगा सर जी, सरकार पैसा ही नहीं भेजती है तो स्कूल कैसे बनाए? अपनी जेब से पैसे डालकर तो नहीं बना सकता हूँ ना। और रही बात नाव के किराए की, वो तो सब मेरे ही है, तो एक व्यापारी होने के हिसाब से मैं तो अपना धंधा देखूंगा ही ना। सरकार पैसे भेजती है, भले ही मैं दूसरे कस्बे से इस कस्बे में आया हूँ, मगर आपके बारे में भी मैंने लोगों की बातें सुनी है। जो सरकार पैसे भेजती है उन्हें आप अपनी जेब में डालते हैं और उन्हीं से अपने नाव के धंधे में आपने तरक्की की है। देखिए सर जी, आप आए हैं दूसरे कस्बे से ना, ऊपर से टीचर है, इसीलिए थोड़ी सी इज्जत दे रहा हूँ और इज्जत से कह रहा हूँ कि आप चुपचाप अपने कस्बे चले जाइए। यहाँ कुछ नहीं होने वाला, स्कूल तो भूल ही जाइए। रियान निराश हो जाता है और अपने घर रात के वक्त सोचता है कि कैसे इन बच्चों की मदद करूं। वो अपना फोन उठाता है और अपनी दोस्त हीर को कॉल लगाता है। हीर इंग्लैंड से फोन उठाती है। हाँ रियान, बोलो ना। रियान अपनी सारी मुश्किलें अपनी दोस्त हीर से बताता है, जिसे सुनकर हीर उससे कहती है, मुझे रियान एक बात नहीं समझ में आती। तुमने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, फिर भी तुम एक छोटे से गांव में टीचर की नौकरी कर रहे हो। तुम्हें तो यहाँ कोई भी नौकरी दे देता, उसमें भी अब तुम दूसरे गांव की परेशानी को लेकर बैठे हो। मेरे अब्बू ने कहा था कि एक इंसान को बेहतर बनने के लिए, एक इंसान को आगे बढ़ने के लिए तालीम बहुत जरूरी है। इसीलिए तो उन्होंने अपने सारे इकट्ठा किए हुए पैसे को मेरे तालीम में लगा दिया है। तालीम अपने कस्बे में बहुत महंगी है और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन कस्बे में तो कोई स्कूल ही नहीं है। क्या चाहते हो रियान? कहो, मैं किस तरह से तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़े पैसों की मेरी मदद कर दो, जिससे मैं इस कस्बे में स्कूल खड़ा कर सकूं। रियान, जब तुमने बात की ना, तभी मुझे याद आया कि इंडिया में ही मेरे पापा की कंपनी पानी में तैरने वाली इमारतें बना रही है। मैंने सुना है उन्होंने एक स्कूल भी बनाया है, मगर वो शहर में किसी काम का नहीं है। शायद वो तुम्हारे काम आ जाए। बिल्कुल, ये तो मेरी पूरी शशोपंच का रास्ता है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। बिल्कुल फिक्र मत करो, 3 दिन में वो तैरता हुआ स्कूल तुम्हारे गांव में पहुंच जाएगा, वो भी तैरते हुए। शुक्रिया हीर, बहुत बहुत मेहरबानी। रियान 3 दिन तक इंतजार करता है।
हर दिन स्कूल में पढ़ाने के बाद वो नदी किनारे जाकर खड़ा हो रहा था। जैसे ही तीसरा दिन आता है, रियान एक बड़ी सी इमारत को एक बड़े से पत्थर के ऊपर आते हुए देखता है। कुछ वक्त में वो तैरता हुआ स्कूल नदी के किनारे आकर रुक जाता है। रियान देखता है कि स्कूल की छतों पर सोलर पैनल लगा हुआ है, जिससे ये स्कूल बिना तेल के ही अपने आप एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा सकता है। अब रियान अपना खुद का स्कूल खोल चुका था, जो बागपुर से लेकर ज्ञानपुर दोनों जगह के बच्चों को पढ़ा रहा था। बागपुर में वही आदमी जो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा था, अपने बच्चे को तैरते स्कूल में छोड़ने आया था। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। तुम्हारी वजह से अब मेरा बेटा आगे की तालीम ले पाएगा। ऊपर वाला तुम्हारा अच्छा करे। ऊपर वाले का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप मुझे शुक्रिया मत कहिए। बस आगे से अपने बच्चे को वक्त पर इस तैरते तालीम में भेज दिया कीजिएगा। रियान तैरते स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगता है और दूसरी ओर प्रधान का कामगार अम्बी नाव के कारोबार की खबर लेकर प्रधान के पास पहुंचता है। आओ आओ अम्बी, आज तो बेहतर खबर लेकर आए हो ना। प्रधान जी, जब से आपने नाव से जाने आने की कीमत बढ़ाई है, तब से धंधा मंदा चल रहा है। कस्बे से लोगों ने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है। तो उससे मेरा क्या लेने देना? ना भेजे अपने बच्चों को स्कूल में। अनपढ़ रहेंगे तो अपने अम्मी अब्बू की तरह ही मेरी गुलामी करेंगे। नहीं करेंगे प्रधान जी। यहाँ कोई तैरते हुए स्कूल को बागपुर में लेकर आया है। करीब 2 हफ्ते हो चुके हैं। जब से ये स्कूल आया है, तब से ये धंधा मंदा हो गया है और धंधा भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो। इसीलिए मुझे पढ़े लिखे लोग पसंद नहीं। हमेशा मेरे रास्ते का दिक्कत बन जाते हैं। क्या तैरता स्कूल सच में तैरता है? हाँ, सच में पानी में तैरता है। ये स्कूल लगता कहाँ पर है? नदी के किनारे, यही बागपुर में। सुबह उठते ही वो फिर से उसे लेकर आता है ताकि कोई उस स्कूल को नुकसान ना पहुंचा सके। इसीलिए वो तैरते स्कूल को थोड़े पानी में रखता है। मानना पड़ेगा, रियान के पास अक्ल तो है। अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि मेरी ये दाढ़ी मूछें ऐसे ही सफेद नहीं हुई। अम्बी, तेल के गैलन का इंतजार करो। क्यों प्रधान जी? बताता हूँ, सब बताता हूँ। रियान तैरता हुआ स्कूल बागपुर की नदी में रखता है और स्कूल किनारे से थोड़े दूर पर होता था। रात को अम्बी और प्रधान बहुत सारे तेल से भरे गैलनों के साथ नदी किनारे आते हैं। अब देखता हूँ कि ये रियान स्कूल को कैसे बचाता है। आप क्या करने की सोच रहे हैं? इस तेल के गैलन को पानी में खींचना शुरू कर दो। हम पानी में ही आग लगा देंगे, जिससे आहिस्ते आहिस्ते आग स्कूल तक पहुंच जाएगी। ये गलत है प्रधान जी। तुझे अपने बारे में नहीं सोचना क्या? तू खुद सोच, अगर ये सारे गरीब बच्चे पढ़ने लग जाएंगे तो ये तेरे बच्चे से ज्यादा पढ़े लिखे हो जाएंगे और आगे चलकर तेरे लिए और तेरे बच्चे के लिए काम करने से मना कर देंगे। बात तो आप ठीक कह रहे हैं प्रधान जी। प्रधान और अम्बी तेल के गैलनों को पानी में पलटना शुरू कर देते हैं। अम्बी अपनी जेब से माचिस निकालता है और प्रधान को दे देता है। ये लीजिए प्रधान जी, माचिस। तुझे लगता है अगर तू आग नहीं लगाएगा तो तेरे ऊपर इसका पाप नहीं लगेगा? तू और मैं, हम दोनों इस गुनाह के जिम्मेदार हैं अम्बी। प्रधान माचिस जलाकर पानी में फेंक देता है। अब पानी में भयंकर आग लग जाती है। सुबह का सूरज उगने को था। प्रधान और अम्बी पास में एक छोटे से चट्टान पर जाकर चढ़ गए थे, जहां से वो दोनों स्कूल की आग में निपट जाने का इंतजार कर रहे थे। रियान जैसे ही नदी के किनारे आता है, वो आग देखकर हैरान रह जाता है। आग, आग! ये आग उस स्कूल की तरफ जा रही है। मैं क्या करूं? ये स्कूल इन बच्चों की जिंदगी है। रियान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो अपनी दोस्त हीर को फोन लगाता है। हीर, किसी ने नदी में आग लगा दी और वो आग आहिस्ते आहिस्ते स्कूल के पास पहुंच रही है। बताओ, जल्दी बताओ, क्या करूं मैं? मुझे माफ कर देना रियान।
मगर अब मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अब सिर्फ भगवान से प्रार्थना करो वो आग स्कूल के पास पहुंचने से रुक जाए या फिर बारिश आ जाए। ये तो ठंड का मौसम है ना। बारिश आने में तो अभी 4-5 महीने बाकी है। मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर पाऊंगी रेयान। रेयान फोन काट देता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो आसमान की ओर देखता है और अपनी आंखें बंद करके कहता है, हे ऊपर वाले, अगर तू सच में है तो इन बच्चों की जिंदगी को जलने से बचा। मैं तुझ पर यकीन नहीं करता, लेकिन दुआ करता हूँ इस आग को स्कूल तक पहुँचने मत दीजिए। हे ऊपर वाले, मेरे दुआ को कबूल कीजिए। हे ऊपर वाले, मेरी फरियाद सुनिए। रेयान की प्रार्थना करते ही जनवरी के महीने में काले बादल पूरे गांव को घेर लेते हैं और तेजी से बारिश शुरू हो जाती है। आग स्कूल के पास पहुंचने से पहले ही बुझ जाती है। प्रधान जी, ये बारिश कैसे? पता नहीं अम्मी। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि आसमान से बिजली टूटकर उन पर आ गिरती है। रेयान का स्कूल बच जाता है और आगे से हमेशा वो स्कूल आबाद रहता है।